मोनिका हिंदी लिटरेचर में एमए कर रही थी, इसलिए उसका ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में ही बीतता था। उसे कई तरह की किताबें पढ़ने का भी शौक था, इसलिए वहां से कोर्स की किताबों के साथ साथ वो और दूसरी किताबें भी ले जाती। एक बार वो अपने कोर्स की किताब ढूंढ रही थी कि तभी उसे एक किताब मिली। उस किताब पर बड़ा ही डरावना सा चित्र बना हुआ था। शमशान की जलती हुई चिता में से एक साया अपनी लाल आंखों से मानो पुस्तक पकड़ने वालों को घूर रहा हो। उस किताब को देखकर एक पल के लिए मोनिका को डर लगने लगा, मगर वो फिर उत्सुकतावश वो उस किताब को उलटने पलटने लगी और उसने देखा कि मौत के रहस्य पर यह किताब लिखी हुई है। भटकती आत्माएं और उनकी मुक्ति के रहस्य उस किताब के अंदर दफन थे। बड़ी बड़ी अक्षरों में आम इंसान को उस किताब से दूर रहने की चेतावनी लिखी थी। और कहते हैं ना, इंसान को जिस काम की मन हो जाए वो उसे जरूर करता है। इसलिए मोनिका ने तुरंत अपनी बाकी की किताबों के साथ उसे भी रख लिया। घर पर आकर उसने अपनी बाकी की किताबों के साथ उस किताब को भी अपनी स्टडी टेबल पर रख दी और अपने परिवार के साथ भोजन करने लगी। और फिर बातों ही बातों में उस किताब के बारे में भूल गई। देर रात को जब वो अपनी बहन के साथ सो रही थी और किताब स्टडी टेबल पर रखी थी, उस किताब पर बने हुए उस अजीब से चित्र में रोशनी की किरण आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब जल रही हो। वो किताब स्वयं उठते हुए मोनिका के पास पलंग पर आ गई। कुछ देर बाद जब मोनिका ने पलंग पर उस किताब को देखा तो उसे लगा शायद उसकी बहन उस किताब को लेकर आई हो। किताब हाथ में आने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब में बहुत सारी बातें मौत के रहस्य से जुड़ी हुई थी। उसमें एक भटकती हुई आत्मा का भी जिक्र था जो आकस्मिक मौत के कारण भटक रही है। उसकी कहानी पढ़कर मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा मानो भटकती हुई आत्मा वहीं कहीं उसके आसपास ही मौजूद है। अजीब सी आवाजें आने लगी। कमरे के पर्दे हिल रहे थे। खिड़कियों के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। कमरे के सीलिंग पर उसे एक परछाई नजर आने लगी तो डरते हुए मोनिका ने उस बुक को फेंक दिया और खुद चुपचाप लेट गई। मगर नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हलचल लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद मोनिका को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कमरे में खूब अंधेरा था। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मोनिका ने तो कमरे की लाइट चालू छोड़ दी थी और खिड़की से भी तो बाहर की रोशनी कमरे में आती है। उसने पलंग पर अपने हाथों से फोन को टटोला। जैसे ही फोन उसके हाथ में आया उसने देखा रात के 8 बज रहे हैं। रात के 8 बज रहे? मैं सो रही थी तब तो शायद रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब मैं पूरा दिन सोती रही, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। ऐसा कैसे हो गया? और ये निशु यूं तो सारा दिन चपर चपर करती रहती है, ऐसे कैसे अंधेरे में ही मेरे साथ सो रही है? सोचते हुए मोनिका ने कमरे की लाइट चालू करने की कोशिश की मगर कमरे की लाइट चालू नहीं हो रही थी। उसने खिड़की से पर्दे हटाकर कमरे में रोशनी करने की सोची मगर रोड पर भी लाइट नहीं चलने के कारण पूरा अंधेरा हो रहा था। ये देख उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसने अपने पास में सो रही अपनी बहन निशु को उठाने की कोशिश की। निशु, निशु, उठ जाना यार, मुझे वैसे भी बहुत कुछ अजीब लग रहा है, उठना यार। मगर मोनिका की बात का जब निशु ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी चादर हटा दी। जैसे उसने चादर हटाई निशु की जगह तकिए बिछे हुए थे। निशु की बच्ची, मैं समझ गई थी ये सब तेरी ही शरारत है। मुझे डराने के लिए तूने ही मेरे फोन का टाइम आगे बढ़ाया और ये सारी लाइट्स की सेटिंग भी तूने ही की है ना? कहाँ है तू बदमाश? निशु मेरे सामने आ। निशु को आवाज देते हुए मोनिका अपने कमरे से बाहर निकली मगर पूरे घर में भी अंधेरा था। प्लीज यार, बहुत देर हो गई, अब मेरे साथ ये मजाक करना बंद कर। माँ, पापा, निशु, कहाँ हो आप सब लोग? मेरे सामने आ जाओ वरना मैं अभी के अभी घर से चली जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहते हुए मोनिका अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी और फिर दरवाजे पर दस्तक करते हुए दोबारा बोली, मैं जा रही हूँ, आप सब लोग आ रहे हो या नहीं? मोनिका के बार बार बोलने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब डर के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने तो वापस दरवाजा बंद किया और हॉल की लाइट जलाने की कोशिश करी मगर लाइट नहीं चल रही थी। वो मोबाइल की रोशनी में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में उन लोगों को ढूंढ रही थी मगर उसे पूरे घर में कोई नजर नहीं आया। ये मजाक नहीं हो सकता, निशु इतना गंदा मजाक मेरे साथ नहीं कर सकती है और माँ पापा भी उसका साथ ऐसे थोड़ी ना देंगे। मगर फिर ये सब लोग कहाँ गए? निशु को फोन लगाती हूँ। सोचते हुए जैसे उसने अपने फोन पर निशु का नंबर डायल किया, एक जलता हुआ साया ठीक उसके सामने से निकल गया। वो डर से चीखने लगी मगर उसकी चीख सुन वो साया वहां से गायब हो गया था। डर के कारण अभी भी मोनिका की आंखें बंद थी। उसने निशु का नंबर डायल कर दिया था। उसका मोबाइल बजने लगा। पूरे सुनसान घर में जब मोबाइल की आवाज गूंज रही थी तो मोनिका हाथ में मोबाइल की रोशनी लिए उस आवाज की उस कमरे में भी पूरा अंधेरा था। मोबाइल की आवाज और रोशनी पलंग के नीचे से आ रही थी। उसने पलंग के नीचे झुककर वो फोन उठाया तो फोन गिला था। उसने अपने मोबाइल की रोशनी में उस जगह को देखा तो वहां से खून बह रहा था। उसने झुककर देखा तो वहां पर निशु की लाश थी जिसे देख मोनिका की चीख निकल गई। वो खून उसके सर से बह रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उस लाश को पलंग के नीचे से बाहर निकाला। निशु, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया तुम्हारा ये हाल? माँ, पापा, वो लोग कहाँ हैं? माँ, पापा। आवाज देते हुए मोनिका उन लोगों को घर में ढूंढने लगी। उसने मोबाइल की रोशनी में देखा कि पलंग के नीचे से खून बहता हुआ बाहर आ रहा है। वो तुरंत उस पलंग के पास पहुंची और उसने नीचे झुककर देखा तो उसके माँ पापा दोनों की लाश पड़ी थी। उन दोनों के सर में चोट आई थी और खून सर से बह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर वालों के साथ ये हादसा कैसे हो गया और वो ऐसे नींद में सोती रही कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे रोना आने लगा। वो बहुत देर तक उन लोगों के हाथ पकड़े वहीं रोती रही। कुछ देर बाद उसने सोचा कि अब पुलिस को खबर करनी चाहिए। सोचते हुए उसने तुरंत अपना मोबाइल हाथ में लिया और पुलिस का नंबर डायल करने लगी मगर नंबर लगातार एंगेज आ रहा था। उस समय खुद पुलिस कंप्लेंट करने के लिए घर से निकलने लगी
मगर घर का दरवाजा उससे नहीं खुल रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगी। वो डरकर एक कोने में खड़ी हो गई और वही जलता हुआ साया उसके अपने सामने नजर आने लगा। वो डरकर एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें मोनिका को ही घूर रही थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर मोनिका की गर्दन पर दबाव बनाया और उसका सर दीवार पर फेंक कर मार दिया। मोनिका का सर भी अपने पूरे परिवार के लोगों की तरफ हट गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, मगर जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके घर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उसकी बहन मम्मी की अर्थी सज रही थी। 3 लोग तो उसे पहचान में आ गए, मगर चौथी अर्थी किसकी है ये देखने के लिए जैसे ही वो उस अर्थी के पास पहुंची वो चौंक गई, क्योंकि वो अर्थी उसकी ही थी। इसका मतलब वो मर चुकी है। मोनिका को अपनी मौत का यकीन नहीं था। वो पूरे घर में लोगों के पास जाकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि वो जिंदा है, मगर आत्मा भी कभी किसी को यकीन दिला सकती है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में कुछ बच्चे किताब को ढूंढ रहे थे। उन्हें लाइब्रेरी में वही किताब नजर आने लगी जो मोनिका अपने घर